नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ENB न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूनम गर्ग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। भराड़ीसैंण में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अग्निवीरों के साथ खास संवाद किया। युद्ध फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने देश सेवा के लिए चयनित युवाओं को बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है और यहाँ के युवाओं के रग रग में देशभक्ति का जज्बा बसा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अग्निवीर बनकर राष्ट्र की सेवा करना गौरव की बात है। वहीं मुख्यमंत्री के इस उत्साहवर्धन से देवभूमि के नव युवकों में देश सेवा को लेकर भारी जोश देखने को मिला है। क्या है अग्निवीरों से कैसा महसूस किया? ये सभी अग्निवीर हमारे भारत की सुरक्षा में अपना योगदान देंगे और हमारे राज्य का एक यहाँ से पूरा एक संस्कार रहा है, एक संस्कृति रही है और हम सब की जीवन पद्धति रही है कि घर घर से सेना में योगदान देना। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम होता आया है और बड़े मन से सबसे पहली चाहत होती है हर नौजवान की कि वो सेना में भर्ती हो। तो उनके अंदर वो जोश मुझे आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है और हमारा यूथ फाउंडेशन कर्नल कोठियाल जी के मार्गदर्शन ऐसे 700 से भी ज़्यादा कैडेट इसमें से सेलेक्ट हुए हैं। तो मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर ऐसे कैडेट्स के लिए तमाम जो हमारे सुरक्षा बल हैं उनमें एक प्रावधान किया गया है कि उन सभी को उन सेवाओं में उस अग्निवीर की सेवा के बाद लिया जाएगा और उसी से प्रेरणा लेते हुए हमने राज्य के अंदर 10% का आरक्षण अग्निवीरों के लिए किया है, जिससे कि वो जब भी अपनी सेवा पूरी करके आएंगे तो उनको सेवा करने का अवसर भी मिले और मान के अधिकारी हों। गैरसैंण विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने सरकार को घेरने की अपनी रणनीति तैयार कर ली है। विपक्ष की ओर से कई मुद्दे यहां पर उठाए जा रहे हैं। नियम 310 के तहत आज सदन में कई मुद्दे उठाए जाएंगे। विपक्ष का कहना है कि सदन के अंदर मंत्री पूरी तैयारी के साथ नहीं आते। कई ऐसे मुद्दे रह गए हैं जिन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने मंत्रियों को घेरा है। पक्ष उठा रहा है, लेकिन क्या वो मंत्री क्लियर जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? क्या है? देखिए, जब तक सरकार किसी भी मामले में बैठकर कार्य योजना नहीं बनाएगी, धरातलीय स्थिति का निरीक्षण नहीं करेगी और जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे चर्चा नहीं करेगी, तब तक नीति नहीं बन पानी। नीति नहीं बन पाई, इसलिए सरकार जवाब नहीं दे पा रही। और आज भी प्रश्नकाल चलेगा, बाकी की आज की क्या कार्रवाई रहेगी? आप लोग क्या मांग उठाएंगे? देखिए, कल प्रश्नकाल तो चला और प्रश्नकाल के बाद कार्य स्थगन भी आया और कार्य स्थगन में जो हमने सरकार के सामने चीजें रखी तो सरकार उसका जवाब नहीं दे पाई। असहज महसूस हुई, मंत्री खुद ही अपने विधायकों का जवाब नहीं दे पाए। तो कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर है और जनता से जुड़े मुद्दों पर जवाब नहीं दे पा रही। और आज हम नियम 310 में भूमिधरी अधिकार, उसके अलावा स्मार्ट मीटर, पुलिस ग्रेड पे जैसे महत्वपूर्ण बिंदु पर कार्य स्थगन बना रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र इन दिनों गैरसैंण में चल रहा है, जहां भाजपा विधायक महंत दिलीप रावत ने मूलभूत सुविधाओं के अभाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जब तक यहां सभी जरूरी सुविधाएं नहीं विकसित हो जाती, तब तक नियमित सत्र कराना व्यवहारिक नहीं होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सराहते हुए उन्होंने कहा कि सभी सुविधाओं के बाद ही गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष के हंगामे पर भी सवाल उठाए हैं। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस समय अपनी बागडोर अपने हाथ में ली है और मैं समझता हूं कि सारे जो मंत्री यहाँ उपस्थित हैं उन सबको ये निर्देशित किया गया कि वो अपने विभागों की तैयारी करके आएं और अब की बार जो है मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्री लोग पूरा जवाब देंगे।
देखिए, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि जब तक यहाँ पूरा व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, और बल्कि बहुत समय देर हो गई है व्यवस्थाओं में, व्यवस्थाएं तुरंत करनी चाहिए। और एक इसका परमानेंट जो है सॉल्यूशन यही है कि इसको स्थायी राजधानी। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र इन दिनों गैरसैंण में जारी है, जहां विपक्ष ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, साथ ही बजट पर भी विभागवार चर्चा हो ताकि योजनाओं पर खर्च सही तरीके से हो सके। विपक्ष ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग भी की है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कपाड़ी ने कहा कि सरकार को इन मुद्दों पर सदन में स्पष्ट जवाब देना चाहिए। देखिए, हम चाहते हैं कि गवर्नर के अभिभाषण में विस्तार से चर्चा हो, सामान्य बजट में विस्तार से 2 दिन 3 दिन चर्चा हो, विभागवार बजट में विस्तार से चर्चा हो, क्योंकि हमारे प्रदेश का बजट तभी सही लग पाएगा जब उस पर चर्चा हो पाएगी। और इसके अलावा आज हमने कार्य स्थगन में कानून व्यवस्था का प्रश्न लगाया है। प्रदेश की जो लचर कानून व्यवस्था है, लगातार जो अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए जरूरी है कि कानून व्यवस्था। उसके अलावा आवारा पशु, जंगली जानवर, मानव संघर्ष, जनजाति के अधिकारों की सुरक्षा, स्मार्ट मीटर, ये क्वेश्चन लगाए गए हैं, जिस पर हम कार्य स्थगन में सरकार से उम्मीद करते हैं कि चर्चा करेंगे। और ये बग्गा चौवन गांव, ये एक ऐसा गांव है जो टोंगिया पद्धति से 70 के दशक में बसाया गया था। और भगत सिंह कोश्यारी जी ने, प्रधानमंत्री का सपना था कि हर सांसद हर विधानसभा में एक गांव को गोद ले और उसे शहर के तर्ज में विकास करे। तो भगत सिंह कोश्यारी जी ने इस गांव को गोद लिया था, और जब से गोद लिया तब से इस गांव के लोग चैन की नींद सो नहीं पाए। हर दिन उनको ये सताता है कि भाई कहीं कल हमें हटा न दिया जाए। तो कैसा ये गांव गोद लिया, कैसा प्रधानमंत्री का सपना है कि जिस गांव को गोद लिया वो गांव आज चिंता में डूबा हुआ है। तो हमारी मांग है कि इस गांव को तत्काल उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र इन दिनों गैरसैंण में जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2026-27 के लिए 1,11,703 करोड़ 21 लाख रुपए की बजट पेश किया है। वहीं कांग्रेस ने इसे निराशाजनक बताया है, जबकि भाजपा ने इसे जनहित में और विकसित के लिए महत्वपूर्ण बताया। कांग्रेस का आरोप है कि बजट में नई योजनाओं का अभाव है और पलायन की समस्या का समाधान नहीं किया गया। भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बजट प्रदेश के विकास को बढ़ावा देगा। खास कुछ नहीं है। बजट को चुनावी रंग देने की कोशिश की गई है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हर चीज उनके केंद्र में जो है राजनीति रहती है, चुनाव रहता है, तो इस बजट में भी सुनहरी तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई है। कोशिश की गई है कि कर्जा लें और घी पिए। दूसरा ये कोशिश की गई है कि जो पुरानी योजनाएं हैं उन योजनाओं में ही बजट देने की कोशिश की गई है। नया कुछ नहीं है। नया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नया कुछ नहीं है। उत्तराखंड में जो पलायन की जो चिंता है इस प्रदेश में, जो एक बड़ी समस्या है, उस समस्या से मुंह मोड़ने की कोशिश की गई है। आप देखेंगे कि इस बजट में 10 करोड़ रुपए पलायन की रोकथाम के लिए रखा गया है। तो जिस जिले में 10 पर्वतीय जनपद हैं, उन 10 जनपदों के लिए 10 करोड़ पलायन को रोकने के लिए क्या पर्याप्त है? तो इस बजट में इस तरह की व्यवस्था करके वो मजाक उड़ाना चाह रहे हैं उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों का। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जिस तरह से खिलाड़ियों के लिए, जिस तरह से बेरोजगारों के लिए, जिस तरह से अलग अलग वर्गों के लिए खेती की बजट केवल और केवल कांग्रेस के लिए निराशाजनक हो सकता है, लेकिन जनता के लिए लाभकारी है। रही बात समय की कि 4 दिन का समय भी अगर कांग्रेस को कम लग रहा है, अगर 1 साल भी कांग्रेस को दिया जाए तो वो भी उनको कम लगेगा, क्योंकि मुद्दा विहीन कांग्रेस हो चुकी है। जो लोग पहले दिन ही तख्तियां लेकर के बैठे हो बाहर और सत्र ना चलने दे रहे हो, तो आप समझ सकते हैं जो कार्य समिति की बैठक में हिस्सा ना लेते हो उनके नेता प्रतिपक्ष, तो आप समझ सकते हैं कि वो प्रदेश की नीति और योजनाओं में सक्रिय रूप से कहीं खड़े नहीं होते हैं। और सरकार का जो सत्र चल रहा है, जो सरकार बजट पेश कर रही है, कहीं ना कहीं उसमें बाधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप हाँ हुल्ला। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।
के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ENB न्यूज। बढ़ते अगली खबर की ओर। विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन भराड़ीसेन में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया था। आपको बता दें, अंकिता भंडारी हत्याकांड में VIP के नाम के खुलासे, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं सड़क पर उतरे। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, जिस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत समेत कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। बात करें तो आज कांग्रेस पार्टी का विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है, आप भी पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे? ये सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरीके से फेल हो गई है, बुरी तरीके से फेल हो गई है। नौजवानों की आकांक्षा को, उनके रोजगार की आकांक्षा को इसने कुचला है। महिलाओं का अपमान आज हमारा सर झुका रहा है और भाजपा के लोग जिस तरीके से बलात्कार और दूसरे मामलों में उनके नामजद हो रहे हैं, उससे हम लोग पूरे राज्य की प्रतिष्ठा पर आज पहुंची है। उसके खिलाफ जो नारी अत्याचार है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आए। आज हम जो है नौजवानों की आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं, किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं। गांव के गांव खाली हो रहे हैं, जंगली जानवरों के आतंक से आज पलायन किलोमीटर पहले ही आपको जो है रोक दिया गया। तो इससे बड़ा दुखदायी नहीं हो सकता है। ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में उत्तराखंड के गरीबों की आवाज, नौजवानों की आवाज, हमारे अनुसूचित जाति किसानों की आवाज, महिलाओं की आवाज को दबाने का यह प्रयास है। मैं सोचता हूँ कभी ऐसा नहीं हुआ। आप देहरादून में भी विधानसभा हम भी हमारी कांग्रेस की जब सरकार रही तो कभी जो है इतनी दूर नहीं रोका गया। इस वजह सरकार घबराई हुई है। सरकार देखिए, उधर से कुमाऊं मंडल से जो लोग गैरसैंण के रास्ते आ रहे हैं उनको वहां रोक दिया गया, हमको यहाँ रोक दिया गया। ये नहीं चाहते कि जनता की ताकत, कांग्रेस की ताकत सड़कों पर दिखाई दे। जगह जगह हमको रोक दिया जा रहा है। अभी इतनी दूर रोक, ये कोई मतलब जिस तरह आज ये सरकार जो है वो कह रही है कि काफी कांग्रेस जो है सिर्फ राजनीति करने जो है। देखिए, कांग्रेस का काम है, हम राजनीतिक पार्टी है, हमारा काम है राजनीति करना, और जो गलत काम आप कर रहे हैं उसका विरोध करना। भाई, राजधानी में 10 दिन के अंदर 6 मर्डर हो जाते हैं और उसकी आवाज उठाना क्या राजनीति है? एक ऐसे अपराधी का हत्या होती है और उसका खुलासा आप जैसे बुद्धिजीवी पत्रकार करते हैं कि ये जो व्यक्ति मरा है ये झारखंड का रहने वाला है, इस पर 50 से ज्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे आदमी को आपने यहाँ खनन का कारोबार कैसे सौंप दिया उधम सिंह नगर में, और उसके कौन पार्टनर है, इसका खुलासा सरकार को करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है भाई, आप सारे पत्रकार हैं, हम राजनीतिक कार्यकर्ता, हम अगर लाइसेंस मांगते हैं, हमारा चरित्र प्रमाण पत्र, हमारी LIU की रिपोर्ट, तमाम चीजें मांगी जाती है, और उस अपराधी को शस्त्र लाइसेंस निर्गत हो गया, कैसे होगा? ये हमारे प्रश्न है। अंकिता भंडारी के VIP का नाम पूछना अगर राजनीति, हम राजनीति कर रहे हैं। LPG की बढ़ती कीमतों के बीच अब कुमाऊं प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सभी जिलाधिकारियों को गैस की कालाबाजारी रोकने के सख्त निर्देश दिए हैं। वैश्विक तनाव के चलते सिलेंडर के दामों में 60 से 115 रुपए तक का इजाफा हुआ है, जिससे आम जनता की जेब पर भारी बोझ पड़ा है। बढ़ती कीमतों के बीच अवैध भंडारण की शिकायतों को देखते हुए कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि गैस वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, आपका कंसर्न सही है, और मेनली मुझे लगता है कि जो हमारी कुकिंग गैस है उसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग इसको लेके पैनिक करें, या फिर ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जो इस तरह की कालाबाजारी करते हैं, गैस की होर्डिंग करते हैं, फिर उसको बढ़े हुए रेट्स पे बेचते हैं। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसको लेके मैंने एक तो DSOs को, DMs को, और विशेषकर KMBN, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई देख रही है, उसको डायरेक्शंस दिए हैं कि एक तो जो गोदाम से माल निकलता है उसका मिलान, सेकेंडली जहाँ पे ठेकेदार हैं या अथवा निगम भी खुद कर रहा है, उसमें जो रूट है इसका, उन गाड़ियों पे GPS लोकेशन, कहाँ पे कितनी देर रुक रही है, यदि कहीं पे ऐसी कोई संभावना बनती है कि सिलेंडर्स डाइवर्ट हो रहे हैं या उससे रिफिलिंग हो रही है, इसको चेक किया जाए। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा है कि जो ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि छोटे सिलेंडर्स में गैस भर के बेचते हैं,
बहुत सी पॉपुलेशन को जिनके पास कनेक्शंस नहीं होते उनको दिए जाते हैं, उन पे भी इस बीच छापेमारी की जाए। और जो हमारा गोदाम है जहाँ पे भी ऑपरेट हो रहे हैं गोदाम हमारे, उन पे सब जगह सीसीटीवी हमारा एक्टिव मोड में रहे। और मैं आपके माध्यम से पब्लिक से भी अपील करना चाहूंगा कि इस तरह की कोई पैनिक आप ना करें, ये एसेंशियल सप्लाईज हैं और गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि ये आपको टाइमली। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक लेने का। के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ENB न्यूज। बढ़ते अगली खबर की ओर। गैंडसैंड बजट सत्र के दौरान ऋषिकेश के बाबूग्राम वन भूमि विवाद के गूंज सुनाई दी है। विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सदन में 60,000 से अधिक स्थानीय निवासियों की पीड़ा साझा की है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग की कार्रवाई से बापूग्राम, मीरानगर और शिवाजी नगर जैसे क्षेत्रों में भारी भय का माहौल है। विधायक ने सरकार से पुरजोर मांग की है कि इन प्रभावित क्षेत्रों को जल्द से जल्द राजस्व ग्राम घोषित किया जाए ताकि दशकों से यहाँ रह रहे परिवारों को भूमि का मालिकाना हक मिल सके और उनका भविष्य सुरक्षित हो। इसी सदन में उठाया गया था, तब इसको राजस्व ग्राम घोषित करने की बात थी, लेकिन उसके बाद यह क्षेत्र घनी आबादी का क्षेत्र हो गया है। वन विभाग द्वारा बार बार इसको रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में दिखाया गया है। कुल 2866 एकड़ भूमि का प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें से 2287.10 एकड़ भूमि पर अभी वर्तमान में एम्स, ऋषिकेश, IDPL, सिंचाई विभाग, ऊर्जा विभाग, पशुपालन विभाग, टिहरी विस्थापित कॉलोनी जैसे महत्वपूर्ण संस्थान वहाँ पे अभी हैं। माननीय अध्यक्षा जी, 578.90 एकड़ भूमि पर आज़ादी से पूर्व में लोग रहते थे। ये लोग आजीविका के लिए हल्की फुल्की खेती करते थे। महात्मा गांधी जी की शिष्या मीराबेन को सरकार द्वारा 99 वर्ष की लीज पर यह जमीन दी गई। 1950 में मीराबेन जी के द्वारा कृषक सहकारी समिति बनाकर 39 यानी 39 शेयर होल्डर्स को 50-50 बीघा खेती के लिए और 2-2 बीघा आवास के लिए भूमि आवंटित की गई। माननीय अध्यक्षा जी, यहाँ पर सभी प्रकार की सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं। सभी प्रकार के विकास कार्य निर्बाध रूप से वहाँ गतिमान है। वहाँ चाहे बिजली हो, पानी हो, सीवरेज हो, सड़क हो, सभी प्रकार की सुविधाएं सरकार के द्वारा वहाँ दी जा रही है। न्याय पंचायत रानी पोखरी के प्रधान संगठन ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य को जल्द शुरू कराने की मांग को लेकर तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, संगठन के अध्यक्ष अनूप सिंह चौहान ने बताया कि 20 मार्च 2019 को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विश्वविद्यालय निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था, लेकिन 7 साल बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाए। संगठन ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय की भूमि को विस्थापितों को देने की तैयारी की जा रही है, जिससे स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। अब उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने की मुहिम में किच्छा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक लग्जरी कार से 6000 नशीले कैप्सूल बरामद किए हैं। पुलिस ने पुलभट्टा निवासी 21 वर्षीय आरोपी मोहम्मद शहबाज को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 51,000 की नकदी भी मिली है। बरामद नशीली दवाएं ट्रामाडोल बताई जा रही है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। एक लड़का जिसका नाम शाहबाज है, ये रहने वाला सिरोली कला थाना पुलभट्टा के अंदर रहने वाला है। इसकी उम्र 21 साल है। इसके पोजीशन से कुल 6000 ट्रामाडोल कैप्सूल जो 25 डिब्बों में बंद थे वो बरामद हुए। इस लड़के को अरेस्ट किया गया है और मुकदमा पंजीकृत कर इसमें अगली कार्रवाई की जा रही है। इसके द्वारा ये बताया गया कि अपने बड़े भाई रईस अहमद से घर से लेकर आ रहा था और रईस द्वारा ये बताया गया पूछताछ में कि ट्रामाडोल जो है बरेली से ये लेकर आया हुआ। इसमें कैप्सूल्स के साथ में एक Hyundai Extra कार
और एक मोबाइल फोन और 51,000 रुपए भी बरामद। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।